भी लगभग उन्हीं चीजों से जुड़ी है जिनको हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। अभी वीना जी ने एक बहुत बढ़िया एक मैसेज भी दिया था, एक हादसा इनके पड़ोस में हुआ है उसके माध्यम से। तो मैं इन सारी चीजों को रिलेट करूंगा। तो आज की जो एजुकेशन होगी ये कोई न्यूट्रिशन की नहीं होगी। मैं कोई न्यूट्रिशन के बारे में आज बताने नहीं आया, लगभग सभी न्यूट्रिशन के बारे में आज जान चुके हैं। और ना ही मैं लगभग किसी हर्बल लाइफ के किसी प्रोडक्ट की बात करूंगा आज, ना कोई कैलोरी की बात होगी, ना कोई वर्कआउट की बात होगी। आज हम एक अलग चीज का डिस्कशन करेंगे और वो सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। आज मैं आपके सामने 3 हैक्स लेकर आया हूं। 3 ऐसे हैक, हैक का मतलब होता है 3 ऐसे टिप्स लेकर आया हूं जो कि सभी को सीखनी है। और मतलब मैं ये इस बारे में बात क्यों कर रहा हूं, पहले मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि जिंदगी को देख के मतलब मैंने एक चीज सीखी है। हालांकि मेरी एज इतनी नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस बहुत लिया है। अभी तक मेरे 38 साल की उम्र में मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया है क्योंकि मैंने सारा समय देखा है। एज पे मेरी पे मत जाना, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया, मैंने बहुत लोगों को देखा है। शायद मेरे से भी ज्यादा तजुर्बेकार इस ग्रुप में होंगे, लेकिन अपने फील्ड में मैंने बहुत कुछ देखा है। तो मतलब लोग जो है अभी लास्ट के, मैं 1 साल के अगर मैं बात करूं या 6 महीने की बात करूं, जब मैं हर्बल लाइफ से जुड़ा हूं, उस दौरान भी मैंने बहुत चीजों को देखा है। उसमें मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त आए, मैं आपको बताऊं मेरे बहुत दोस्त नहीं है, मैं ज्यादा दोस्त बनाता नहीं हूँ। बहुत कम जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है। मैं बनाता ही नहीं हूँ दोस्त कभी भी, क्योंकि दोस्ती करना एक तरह से मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऑफ समय होता है। चाहे आप इसको कैसे भी लें, लेकिन ये मेरा अपना नियम है, मैंने ऐसा समझा है। क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले हमें मरना है। तो हमें हमें ज्यादा जो है यारी दोस्ती से नुकसान ही होता है, फायदा कम होता है। तो लिमिटेड रिलेशनशिप ही होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसमें मैंने मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत लिमिटेड हैं, उनको मैंने जो है फिट किया है और वो ज्यादातर इसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और कुछों को मैंने वर्चुअली फिट किया है जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। मेरे रोहतक में मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल फिट कर दिया। आज उन्होंने जो आइडियल वेट अचीव कर लिया। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे दोस्तों ने जो है अचीव किया। तो वो भी मेरे से कई सवाल पूछते हैं, लगभग हर आदमी मेरे से ही पूछने लगा आजकल। तो इन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लोग जो है यहाँ पर आते क्यों हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर लोग आते हैं वो इसलिए नहीं आते कि हमें कोई वजन कम करना है। ज्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि उनको अपना जीवन बदलना है। वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, हमें कुछ ऐसा रास्ता बताओ। क्योंकि वजन कम करना तो एक एक साइंटिफिक फीचर है कि भाई आप खाना कम कर दो, कैलोरी कम कर दो, हो ही जाना है। सही खाना है, कैसे लाइफस्टाइल को जीना है, कैसे चीजों को, जिस नजरिए से हमें देखना चाहिए हम उस नजरिए से चीजों को देखें। अभी हम जो एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान करते हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं ये लाइफ को बदलती हैं। तो मेरे से, मैं उन दोस्तों की बात कर रहा था, वो मेरे से पूछने लगे थे लास्ट 4-6 महीने में कि भाई आपकी एनर्जी कैसे आ रही है इतनी, लाइफस्टाइल क्या है, आप वो बताओ जरा, क्या आपने अपनाया है। क्योंकि वो मेरे साथ एक्सरसाइज भी करते थे, मेरे साथ उन्होंने फिटनेस की लाइन भी ज्वाइन करी थी, हम सारे एक साथ जिम करते थे। तो लेकिन बहुत चीजों का रिजल्ट नहीं आया करता था। तो वो सब हैरान थे। हम अभी एक विजिट पे गए थे आउट ऑफ कंट्री, तो उन्होंने फिर मेरे साथ वो रहे, उन्होंने देखा जो मेरे आइडल हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे आया, ये सब कुछ, ये बदलाव कैसे आया। तो मैंने उनको सारी चीजें समझाई, सारी चीजें बताई, फिर हमने डिस्कशन करे। मैं वो सारा निचोड़ आज आपके सामने लेके आऊंगा। आज के टाइम में मतलब मेरा रोल जो है ना वो बदल गया है। मैं कोच तो कम हो गया हूं, और बल्कि मैं लाइफ का गाइड ज्यादा बन गया हूं। मैंने मतलब कई लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, यहाँ पर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं जिनके ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। उनमें मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है, सभी के अंदर देखा है, जो जितने भी लोग के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। पैटर्न क्या है उनके अंदर के, वो सिर्फ खाने का ख्याल नहीं रख रहे। वो खाने का तो ख्याल रख ही रहे हैं, नॉर्मल है ये तो। उन्होंने स्ट्रेस अपनी लाइफ से कम करा है, उन्होंने लाइफ को ना एक तरीके से मैनेज करा है। वो अपनी लाइफ को अगर मान लो कोई नहीं संभाल पा रहा है, वो कहाँ से अपनी जो बॉडी के बारे में बात कर पाएगा, स्ट्रेस के बारे में बात कर पाएगा। तो जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये कॉमन चीज आज मैंने सभी के अंदर देखी है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे मेरे पिताजी की, उन्होंने वो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करा। डाइट प्लान में कहीं नहीं लिखा कि भाई आपको शराब पीनी है। तो ये उन्होंने डाइट प्लान से अलग हट के चीजों को सुधारा है। तो यही होती है लाइफस्टाइल। मौसमी जी बैठी हुई हैं, ये मेरे बहुत मतलब मेरे मेरे फ्रेंड हैं, इनके हस्बैंड, और हम एक साथ काम करते हैं सीमेंस में। तो इन्होंने हमारी काफी हेल्प करी थी जब मैं श्रीलंका में था, हमें खाना नहीं मिलता था वहां पर। तो मौसमी जी हमारे लिए खाना बनाया करती थी, बड़ी हेल्प करती थी।
क्योंकि हम वहाँ मतलब भूखे ही रहा करते थे एक तरह से, इंजीनियर्स जो थे। तो मौसमी जी को मैं मतलब जब मेरी इनसे बात हुई तो ये भी अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही थी, हालांकि वो फिट है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं कुछ हैक आपके सामने लेकर आया हूं जिनको सभी को सीखना है। वो ऐसे हैक हैं कि सभी को आने चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हैक जो होना है वो होता है खाना बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाना बनाना कहां से आ गया बीच में। देखो, ये खाना बनाना कोई सर्वाइवल नहीं है, सिर्फ ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। देखो, सच्चाई ये है कि अगर आपने खुद के लिए खाना बनाना नहीं आ रहा ना आपको, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप आजाद नहीं है, आप डिपेंडेंट हो किसी और पे। आजकल बाहर का खाना इतना नॉर्मल हो गया कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई किचन में जाना तो टाइम वेस्ट है। खासतौर से वो लोग जो शहरों में रहते हैं उनको तो ऐसा ही लगने लगा। और जो ये नई जनरेशन जो आई है ना, जेन जीज जिसको बोलते हैं, जेन जीज या जेन जेड, आप जो कुछ भी बोलो, वो कुकिंग को तो ये समझते हैं कि मतलब ये एक अननेसेसरीली स्किल है, इस स्किल का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ तो बाहर से आ जाता है। बाहर जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ के देखो, वो जोमेटो स्विगी उनके टिप्स पे है। वो कुछ भी ऑर्डर करेंगे, मिनट में ऑर्डर कर देंगे। उनको ऐसा लगता है मतलब किचन में जाना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। बाहर का खाना मतलब, बाहर जाने के बाद लोग सोचते हैं कि कौन कौन बनाएगा ये खाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाहर के खाने की अगर मैं बात करूं, उस दिन भी मैंने ये डिस्कशन किया था कि जो बाहर की कुकिंग हो रही है रेस्टोरेंट में, दैट इज बीइंग डन विद द इंटेंशन टू मेक मनी। उनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि कैसे पैसा बनाया जाए। जो भी खाना आपको भेजा जा रहा है, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं, उसको इस तरीके से डाला जा रहा है कि उसके मार्जिन्स ज्यों के त्यों बने रहें। मतलब ये है कि जो खाना आपको रोज मिल रहा है, वो तो आपकी सेहत के लिए है ही नहीं। जो बाहर से आप मंगा रहे हो वो है ही नहीं आपकी सेहत के लिए, वो किसी की कमाई के लिए है। यानी उससे कोई पैसे बना रहा है। तो जब आदमी उस खाने से पैसे बना रहा होगा, जिसका प्राइम इंटेंशन इज मेकिंग मनी, तो वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, आपको ये सोचना है। उसमें जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डाला जाए तो उसकी तो कमाई बचेगी नहीं। जो घर पे आप खाना बना रहे हो उसमें आप फ्रेश इंग्रेडिएंट डाल रहे हो, आपका कहीं पर उसमें जो आप उसमें मिर्च डाल रहे हो, जो प्याज डाल रहे हो, टमाटर डाल रहे हो, वो अव्वल दर्जे के डाल रहे हो। बाहर वाला तो उसमें मार्जिन देखेगा। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप घर के खाने का सब्स्टिट्यूट ढूंढने जाओगे बाजार में, कहीं इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। कहीं पर भी चले जाना आप। ठीक है जी। अब आते हैं, देखो, जो घर से जो कॉलेज जाने वाले हैं, या एक और एग्जांपल देता हूं, जो शादी करके किसी और के घर जा रही है बेटी, ठीक है, उसको ये स्किल तो आनी ही चाहिए, जिसको बोलते हैं कुकिंग। मेरे याद है जब मैं गांव में रहा करता था, अमरपुर में रहा करता था, तो हमारे घर में बाहर का खाना, एक जैन डोसा वाला है पलवल का, पापा जी जानते हैं। तो वहां से 6 महीने में एक बार खाना आया करता था। 6 महीने में कोई एक बार डोसा आ गया या कुछ आ गया, क्योंकि साधन ही नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। आज मेरे पिताजी जो है लगभग 60 साल के हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो है उनके आज भी किसी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम होगी, या उनके किसी उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी। उनमें इतनी ताकत है आज भी। इस स्मोकिंग को छोड़ देते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट। तो ये कोई भी इंसान जो है, देखो, उसको खाना बनाना आना चाहिए। बाहर के खाने पे आप डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। बाहर का खाना आप खाओगे तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो कोई भी इंसान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे उसकी शादी हो रही हो या कोई हॉस्टल में जा रहा हो, ठीक है, उसको आना चाहिए। ये स्किल ऐसी है, ये आपको आनी चाहिए सर्वाइवल के लिए। बाजार से जो भी आ रहा है, चाहे ब्रेड हो, मैगी हो, बिस्कुट हो, सॉस केचप जिसको बोलते हैं, वो भी मतलब बाहर का खाना है। अगर आप इसको सोच रहे हो सिर्फ मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जिसमें तेल वगैरह होता है, वो नहीं। ये जो आइटम्स बता रहा हूँ ये भी बाजार के हैं। बिस्किट भी बाजार का माना जाता है। तो इसमें अगर लेबल लिख देते हैं वो कि भाई घर जैसा खाना या माँ के जैसा खाना, भाई कुछ नहीं बदलेगा। जो लेवल पे लिख दिया उससे कुछ नहीं बदलने वाला। जो घर के इंग्रेडिएंट से खाना बन रहा है, जिसको अपने हाथों से तुम बना रहे हो, उसकी जो खुशबू है, उसका जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो ताकत है, कोई भी पैकेट में नहीं दे सकता। बाहर का खाना खा के सिर्फ स्वाद बदल सकता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बदल सकती है। आप स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्या? मैं आपसे पूछता हूं। आप स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज होना तय नहीं होगा फिर। आप अगर स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो सेहत अच्छी बन रही है।
तो ये ऐसा स्किल है जो सभी को आना चाहिए, क्योंकि आप खुद से खाना बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर, कैसे इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो। मान लीजिए अगर मैं डिपेंडेंट ही हूं दूसरे पे, मुझे नहीं पता वो क्या चीज डाल रहा है, मेरी सेहत मुझे पता होनी चाहिए। जब आप शेक बनाते हो आपको पता होता है ना कि 2 स्पून इसमें से डालना है, 1 स्पून इसमें से डालना है, वो पता है। जब भी आप उसको बना रहे हो, आप किसी से बोल के देखो कि मेरा शेक बनाए, वो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट नहीं ला सकता जो आप खुद अपने आप जान के चीजों को करोगे अपने लिए। तो सभी को ये स्किल आनी चाहिए, इससे शर्माने की जरूरत नहीं है। खाना बनाना सबको आना चाहिए, पहली स्किल ये थी। अब मैं आपसे दूसरी स्किल की बात करूंगा, वो होता है सभी को जो आना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 3 स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स होंगी। और मैं सिर्फ ये आपको बताऊंगा नहीं, ये मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई चीजें हैं जो मैं आपको लेके आ रहा हूं आपके सामने। स्किल मैनेजमेंट में आपको एक स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आज की लाइफ में। देखो ये ऐसा इनविजिबल दुश्मन है जो सारे, मतलब पूरी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया इसने थका रखी है स्ट्रेस ने। किसी को देख लो, सब रेल में जो जा रहा है ना आदमी, वो भी स्ट्रेस में, फ्लाइट में जो जा रहा है वो भी स्ट्रेस में, बाजार में जो घूम रहा है वो भी स्ट्रेस में, रिक्शा चला रहा है वो भी स्ट्रेस में, हर आदमी स्ट्रेस में है। आपको आइडिया भी नहीं है, मतलब हम, ये ऐसे आदमी का क्या हाल होगा जो अभी से एक कंटिन्यूअसली क्रोनिक स्ट्रेस में है, जो आने वाले वक्त में वो 60 साल 70 साल की उम्र तक जब पहुंचेगा तो उसका क्या हालत हो चुकी होगी, सोच के देखिए। इसलिए इसको मैनेज करने की स्किल सभी को आनी चाहिए। एक सिंड्रोम का नाम बताऊंगा आपको जिसका नाम है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। ये नया नया पनप रहा है मार्केट में। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि भाई हम जैसे बड़े हो गए तो ऐसा लगेगा भाई बच्चों की शादी होगी, बच्चे तो चले गए, अब मैं क्या करूं। जो मदर्स होती हैं खासतौर से उनको जरूर आती है ये फीलिंग कि भाई अब तो बच्चा हॉस्टल में चला गया, अब तो लड़की की शादी होगी, अब कैसे करूं मैं, अब कैसे होगी, अब रिटायरमेंट होगी जैसे। अब ये जो फीलिंग आ रही है, ये हमारा दिमाग को बिल्कुल बेकार कर देती है। अब लगता है कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, अब कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। तो जो लोग बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और लेकिन इमोशंस को दबा रहे हैं, स्पेशली मैं उन लोगों की बात करूंगा, बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और इमोशंस को दबा रहे हो, तो इमोशंस को उस समय हैंडल नहीं कर पाओगे जिस समय वो फूटेगी। इसलिए उसको दबा के रखना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक दिन ऐसी फूट के बाहर आएगी वो इमोशन के, इट विल क्रिएट ऑल द प्रॉब्लम। इसलिए उसको मैनेज करना सीखना है, स्ट्रेस को दबाना नहीं है, इमोशंस को दबाना नहीं है। तो आपको समझ में आ रही होगी। कुछ लोगों का और एग्जांपल देता हूं, चलो। किसी की नई जॉब लगी है, या मान के चलो नई शादी हुई है किसी की, या बच्चा पहली बार स्कूल गया है, तो ये ड्रामेटिक जो सिनेरियोज जो मैंने आपको बताए, ये उसके जो इमोशनल मेंटल जो मानसिक तैयारी है, ये उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी तैयारी होनी चाहिए इस चीज की। अब देखो, जो भी मैं दिमाग में, मेरे में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्ट्रेस ही हो। हर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस नहीं होता, उसको चिंतन और चिंता में फर्क है। लेकिन हम अगर मैं बात करूं, वही कॉन्फ्लिक्ट अगर वो अनरिजॉल्व रह जाए तो वो स्ट्रेस जरूर बन जाएगा। मान के चलो मुझे ईएमआई भरनी है, मेरे पास पैसे नहीं, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर मैंने इस पे विचार करा और मैंने इस पे विचार करके ये फैसला करा कि मुझे ये पैसे यहां से लेके आने, अब ये रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो था ये स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट होगा, ये मैनेज हो गया। इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। देखो हमारे शादी के बहुत सारे, आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो एक और एग्जांपल शादी का और देता हूं आपको। हमारे जो समाज में लड़की को शादी के बाद ससुराल में जाने के समय उसकी मानसिक तैयारी नहीं कराई जाती, उसको सिखाया ही नहीं जाता, उसको ये तैयारी नहीं कराई जाती कि भाई तुम वहां जाओगे तो तुम्हें कैसे इमोशनल ब्रेकडाउन से बचना है। वहां आपको ऐसी ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे कि उसको एकदम से उसका घर बदल गया, रिलेशंस बदल गए, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई, हमने उसको झोंक दिया ऐसी सिचुएशन में। तो वो वहां से उसका इमोशनल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। हमें उसकी तैयारी करानी है उसको पहले से, हमें उसको सिखाना है कि कैसे मैनेज करना है। इसीलिए ये हैक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी को सीखना है। देखो, जिनकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिनकी लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड वे से जो जिंदगी नहीं जी रहा है, उनमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप जिस घर में जाओगे, जहां पर आप चीजों को व्यवस्था उसकी खराब दिखेगी, बिखरता हुआ सामान दिखेगा, वहीं से समझ लेना कि इस आदमी की लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वहां से पता लग जाएगा कि ये आदमी कितना डेडिकेटेड है, कितनी डायरेक्शन है इसके पास। तो एडमिट करो कि भाई हमारे पास इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, हमें वो सीखना है। कैसे सीखना है? उसको मैनेज करना सीखना है। 10 तरीके होते हैं उसको सीखने के लिए। ऐसी स्किल्स हैं जो सीखी जा सकती हैं। अब आप ड्राइविंग सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, वो भी तो एक स्किल है। कुकिंग सीख रहे हो, वो भी तो एक स्किल है। ऐसे ही जो हमारी सिर का दर्द है, जो स्ट्रेस है, जो इसको भी मैनेज करना एक स्किल है, जो कि सीखनी चाहिए। इसमें शर्माना क्या है? लोग पैसे दे के सीखते हैं। हमारा सबसे बेहतरीन तरीका क्या है किसी स्ट्रेस को सीखने का? हम किताबों को पढ़ें, हम सक्सेस स्टोरीज से पढ़ें, हेल्थ से सीखें, हेल्थ को मैनिपुलेट करें, अपनी हेल्थ जो खराब हो रखी है, सोचने का नजरिया बदलें। हम ये चीजें अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो धीरे 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 बड़े लेवल पे बदलाव दिखाई देते हैं। देखो, मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं एक आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो सत्यार्थ प्रकाश का नाम अगर आपने सुना हो, मैं सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ता हूँ। पढ़ी है मैंने, कई बार पढ़ी है। और मैं आज उसका एक थोड़ा-सा आपको ना बहुत बड़ा वो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे मीटिंग्स में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैं उसका ना एक छोटा-सा आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। स्वामी दयानंद जी को अगर आप नज़दीक से अगर जानते हो या उनके बारे में कभी पढ़ा हो, बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं वो। उन्होंने ऋग्वेद को जो है उनका सारांश उतारा है पूरा। ऋग्वेद और सारे जो अथर्ववेद हैं, हमारे सारे वेदों का सारांश उतारा। खास तौर से ऋग्वेद की मैं बात करूँगा। उसमें एक एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं कर्णवंतो विश्वआर्यम। कर्णवंतो विश्वआर्यम का मतलब है, मैं इस विचारधारा को लेकर आया हूं आपके सामने, मैं इसमें विश्वास करता हूं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करना है। आप जब भी हवन कराओगे अपने घर में आर्य समाज का, तो उसमें सबसे पहले यही कहेगा, इदम नमम। मतलब वो मैं नहीं हूं, मैं सबके लिए कर रहा हूं। मतलब बाहर की जो एम्पैथी जिसको कहते हैं, एम्पैथी, सिंपैथी, ये ही बुनियाद है, यही फंडामेंटल है आर्य समाज का। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। ठीक है, आर्य समाज यही कहता है कि परोपकार सच्चा धर्म है। एम्पैथी, एम्पैथी के बारे में मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि जब हम एम्पैथी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो दूसरों का भी जब हम ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा इमोशनली स्टेबल होते हैं हम। हमारे आप हम सब जो लोग हैं, हम जीव हैं, क्रिएचर हैं। हमारे ऊपर स्ट्रेस हावी होता है। अगर हम एम्पैथी अपने लाइफ में लेके आते हैं और ग्रेटिट्यूड लेके आते हैं, तो हम स्ट्रेस पे हावी होते हैं। तो ये ऐसी स्किल है जो हमें सबको सीखनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें सबसे पहले ना ग्रीफ होना चाहिए हमारे दिमाग में, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हम किसी के बारे में अगर ग्रेटिट्यूड नहीं रखेंगे, हम जब यही नहीं सोचेंगे कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या करा है, हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या करा है, हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए क्या करा है, या साइंटिस्ट ने हमारे लिए क्या करा है। कोई भी 2 आदमी, 4 आदमी दिन के डेली गिनती कर। कोई रिक्शा में अगर आप बैठ के आए हो, तो जो रिक्शा चला रहा है उस आदमी का भी आप ग्रेटिट्यूड एक बार नोट करो। शाम के समय पे आज मैंने ऐसे 3 लोगों को देखा जिन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड दिया। आप देखोगे हमारी समस्याएं छोटी दिखाई देने लगेंगी। और मैं तो हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ अपनी बेटी को। मैं उसको ये कहता हूँ कि जब वो कहती है कि भाई राधिका की बात कर रहा हूँ मैं, वो हालांकि छोटी है लेकिन बातें बहुत बड़ी करती है। तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि कोई भी परेशानी ऐसी है हमारे जीवन में जो आज तक ना कटी हो। कोई भी परेशानी, हर परेशानी का सॉल्यूशन हुआ है। वो बड़ी से बड़ी परेशानी भी रही होगी तो उसका भी सॉल्यूशन हुआ। तो ऐसी कोई परेशानी आज नहीं है जो नहीं होगी, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब सबका सॉल्यूशन है तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है फिर? अब जो तीसरी स्किल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि समय कम है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसे को संभालना। ये एक ऐसी स्किल है जो सबको आनी चाहिए। ये तीसरी स्किल है। देखो, मैं आपको एक फैक्ट से अवगत कराता हूं। इंडिया में 80% से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनके यहाँ बैंक करप्सी हो जाती है अगर एक मेंबर मेजर इलाज कराने के लिए पहुंच जाए हॉस्पिटल में। बैंक करप्सी हो जाती है, बर्बाद हो जाता है, या कोई एक कोर्ट केस हो जाए, या कोई आदमी बीमार हो जाए। अगर किसी की इनकम पूरे साल की 1 या 2 लाख रुपए है, और वो एक बाईपास सर्जरी कराने चला जाए, उसके घर में कोई भी मेंबर,
तो घर हमेशा के लिए बिखर जाएगा। नोट कर लेना इस बात को। तो जो भी आप कमा रहे हो उसका कम से कम 25% उसकी सेविंग करनी चाहिए। अगर जिस आदमी ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा, उस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए आप 18 साल की उम्र में एक इंश्योरेंस ले लेते हो, जिसकी मंथली ईएमआई कितनी होगी, 800 700 रुपए होगी, पूरी जिंदगी की प्रोटेक्शन मिलेगी उसमें। मैं अगर आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं, यूके की बात करता हूं, यूके में अगर बाईपास सर्जरी अगर कोई कराने चला जाए तो 2 3 साल की वेटिंग लिस्ट है। कई लोग तो उस वेटिंग लिस्ट में ही मर लेते हैं। इंडिया में कम से कम ये तो है कि हमारे पास मेडिकल सुविधाएं तो हैं। इंडिया की मेडिकल सुविधाएं बेकार नहीं है, बहुत सस्ती और टाइमली अवेलेबल है, लेकिन मेजर इलाज में हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे साथ ऐसे इंजीनियर्स थे जो मेरे साथ पढ़ते थे, बहुत बड़े लेवल पे जॉब लगी उनकी, एचओडीज बन गए, लेकिन उनके घर में उनके पिताजी जो है एक बार हॉस्पिटलाइज हो गए तो 5 5 हजार रुपए मांगने पड़ गए लोगों से, मिलते भी नहीं है, कोई देता भी नहीं है ऐसे टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी। उसको जब 18 साल की उम्र थी उसको पता ही नहीं था कि इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। चलो सरकार करा के देती है कुछ सर्विसेज में, कुछ नौकरियां करा के देती हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन है या जो गांव में रहते हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो इंडिया का हेल्थ केयर अच्छा है लेकिन महंगा बहुत है। इमरजेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो इसलिए सेविंग काम आती है उस टाइम पे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हर घर में होनी चाहिए। सभी सदस्य को किसी भी बीमारी या पॉवर्टी में ना ले जाए, उसके लिए उसको पहले से तैयारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। बच्चों को आप ये एजुकेशन जरूर दें। ठीक है, जो चीज मिली है, इसका एक और तरीका भी है कि जो चीज मिली है उसी में हमें सुखी हो लें। जरूरी थोड़ी है कि हम दौड़ते रहें चीजों के लिए, मेटीरियलिस्टिक चीजों के लिए दौड़ते ही रहें। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको यूज करो, शौक शौक पे भी खर्च होना चाहिए पैसा। लेकिन ये तो नहीं है ना कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं और मैं फॉर्च्यूनर खड़ी कर लूं लाके घर में। प्लानिंग बहुत जरूरी है। कम से कम थंब रूल अपना लो कि 25% सेविंग जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होनी चाहिए लाइफ में, कि जो है इसी से सेटिस्फेक्शन लाओ थोड़ा सा। ठीक है, जो नहीं मिल रही है ठीक है, उसके लिए दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी लाऊंगा। कोशिश करते हैं मिल जाए तो ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसको लेके। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई उसने लिया, उसका बड़ा मकान है, उसने कर लिया, तो उसके साथ कंपैरिजन क्यों करना है? मैं अपनी प्लानिंग खुद करूंगा। मेरे घर में एक है आदमी कमाने वाला, उसके घर में 4 है कमाने वाले, तो मुझे अपने दायरे में रह के चीजों को सेटिस्फैक्टरी बनाना है। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम सभी को सीखनी है, सेविंग करके हमें, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं, हमें सेविंग करनी आनी चाहिए। सेविंग के बिना, एक मेरा दोस्त है उसका बहुत बढ़िया बिजनेस था, बहुत बढ़िया इनकम थी उसकी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इस पैसे को कमाने के बाद लगाना कहाँ है, क्या करना है इस पैसे को। बैंक में रखे रखा, वो धीरे 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 खत्म हो गया। और जो समझदार आदमी होता, उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा होता रियल एस्टेट में या कहीं भी जो उसको ठीक लगे, जहां से रिटर्न्स आए, जहां उसकी सिक्योरिटी बढ़े, सेफ्टी बढ़े। तो ये सभी से मैं कहूंगा अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, टर्म इंश्योरेंस लेके रखें सभी के सभी। घर में पॉवर्टी ना आए इस चीज का हमें सुनिश्चित करना है। तो आज की बात जो थी वो मैं चाहूंगा कि सभी तक पहुंची होंगी। आज 3 ही हैक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज समय कम है, मुझे एक फ्लाइट भी पकड़नी है। तो सभी से कहूंगा कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में ना रखें, और जो है अपने दिमाग को एक शालीन दिमाग बनाने की कोशिश करें, इसके तरीके सीखें, जर्नलिज्म सीखें। रात के समय पे जरूर इस, मैं आपसे ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं कोई कोई लेक्चर दे रहा हूं, आप एक बार करके देखो इस काम को। मेरे कहने से आज आप मेरा ये टास्क करके देख लो। आज रात को आप अभी अलार्म अपने मोबाइल में सेट कर लो, और ये अलार्म में रिमाइंडर में ये सेट करो कि आज रात को सोने से पहले 3 4 लोगों के मैं सिर्फ नाम लिखूंगा जिनका आज मैंने धन्यवाद देना है। आप देखो शाम के समय पे जब आप सोओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एम्पैथी डेवलप होगी, और ये जब आदत अच्छी लगने लग जाए, आप पॉजिटिव ढूंढना शुरू करोगे अपने आसपास कि आज क्या चीज अच्छी हुई है, हाँ ये अच्छी हुई है। तो जो नेगेटिव चीजों के साथ हम सोते हैं, वो बदलने के बाद पॉजिटिव के साथ सोने की आप तैयारी करो। फिर आप देखो कि नींद भी अच्छी आएगी, लाइफ भी अच्छी होगी, एनर्जी भी रहेगी, अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छा दिमाग होगा, आधी स्ट्रेस तो यहीं खत्म हो जानी है।
तो इस तरह की चीजों को हमें सीखना है और कमिटमेंट देना अपने आप को, सभी को, कि मैं आज से खाना बनाने की स्किल को सीखूंगा। उसमें आप ऑयल फ्री कुकिंग को इस्तेमाल करो और मसाले कम करो और नमक को कम करो। ये सारी चीजें आप खुद से करोगे तो आपको बहुत उसमें फ्रीडम मिलेगी। ठीक है। स्ट्रेस को कंट्रोल करो, तनाव को कम करो अपने लाइफ से। आप सीखो रेशनलाइजेशन ऑफ थॉट्स कैसे होता है। सत्यार्थ प्रकाश मेरे पास पीडीएफ में रखी है, अभी कहो तो मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप में। सभी उसको एक एक पेज से शुरू करो, थोड़ा सा शुरू करो, देखो क्या चीज है, समझ में आएगी कुछ ना कुछ आपको। जस्ट अभी डालूंगा मैं आपको, पीडीएफ में है, और खाली बैठे रहते हो किसी समय पे तो उसको एक आध पेज पढ़ सकते हो। समझ में आने लगेगा तो आप उसको आगे भी पढ़ोगे। और मैं सभी से कहूंगा कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो थोड़ा सा, सभी को। सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब भी काम कर पाओगे जब आप ये सारी चीजें काम करोगे जो मैंने बताई हैं आपको। तो ठीक है, आज की एजुकेशन यही थी। किसी को वो मजबूरी में ना जीना पड़े, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी सभी को सीखनी है। और बच्चों में भी ये हमें थॉट्स इंजेक्ट करने हैं। जो स्पेशली हमारी अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसमें ये प्रोसेस इंजेक्ट करना है कि उसको जो इमोशनल ब्रेकडाउन से कैसे बचना है, कैसे चीजों को मैनिपुलेशन में हमें सीखना है, कैसे हमारे रेशनलाइजेशन ऑफ थॉट्स में हमेशा कहता हूँ वो हमें अपनाना है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी से एक चीज और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ये सोच लेते हैं आज से, जो ये 3-4 हैक्स मैंने बताए हैं, और आप अपने साथ में जो हमारा मिशन है, जो हमारा हेल्थ का मिशन है सभी का, इस ग्रुप का पर्टिकुलरली, और जो आप देखो सेल्फ रिस्पेक्टेड अपने आप को बना रहे हो, अगर ये मजबूत करने में कहीं पर मेरे कोच की या किसी मेंबर की जरूरत पड़ती है तो हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं। आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लेना। नमस्ते, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर ने जो आज एजुकेशन दी है, बिल्कुल हटके टॉपिक था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में, और सर ने एजुकेशन दे दी है। देखिए, अगर आपने ध्यान से सुनी है, मैंने तो पूरी ध्यान से सुनी है, बिल्कुल यहाँ बिठा लिया आपने। अगर आपने ध्यान से सुनी है तो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, मतलब मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल खत्म। जैसे हमने अपना फैट लॉस कर दिया है ना, उसी तरह से आज मैंने अपने ब्रेन में से सारी चीजें निकल गई हैं बाहर। अब दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सर ने जो बात बताई, सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम आई है तो हमें प्रॉब्लम नहीं सोचनी है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम को नहीं सोचना है कि अरे ये आ गया, ये आ गया, नहीं, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, जो सबसे जरूरी चीज सर ने बताई है। और दूसरी, देखिए, फाइनेंशियल तो बहुत जरूरी है। कल के बारे में हमने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, आज तो देखना ही है। मैं ये कहती हूँ कि कल के लिए भी देखना है, आज भी जीना है और कल भी जीना है। तो देखिए, मैं एक चीज जो करती हूँ, वो सभी मेरी जो बहनें सुन रही हैं, जो सुन रहे हैं, तो एक ही चीज है सर, मैं एक चीज अपनी पॉलिसी लेके चलती हूँ। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो जितने का मेरा सामान आता है उसमें कुल मिला के मैं ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए ऊपर लेके जाती हूँ, क्योंकि हमारा लेडीज का हो चाहे जेंट्स का हो, जब हम मार्केट में बाहर निकलते हैं, कोई भी चीज की शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ग्रोसरी की हो, चाहे वो कपड़े की हो, किसी भी चीज की हो, तो सेल्समैन इतने शातिर बैठे होते हैं वहां पे, वो आपको, मैडम इसके साथ बाय वन गेट वन है, ले लो, अगली बार ये नहीं आएगा। तो आप सोच के अपने पर्स में पैसे उतने ही लेके जाओ जितने का आपको सामान लेना है, एक्स्ट्रा आपका खर्चा होगा ही नहीं। मैं यही चीज करती हूँ, एक्स्ट्रा लेके ही नहीं जाती। जितने का मेरा सामान आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए लेके जाती हूँ। तो फिर ये सोचती हूँ, अरे यहाँ अगर खर्च कर दिए तो मुझे रिक्शा भी लेना है, आगे जाके मुझे कुछ और सामान भी कुछ समझ में आ गया तो ज्यादा आपको लेके ही नहीं चलना है, तो फिर होगा ही नहीं। तो माइंड अपना सेट करके चलेंगे। बहुत जबरदस्त सर ने दी है हमें एजुकेशन, बहुत ही कमाल की है। आज से मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल गया मेरा। तो फैट लॉस तो हो ही रहा है, आज से यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। अब शांति शांति आ गई है, बहुत कमाल का मानसिक सुकून मिला है सर की बात सुनने के बाद। आज से यहाँ कुछ नहीं आएगा। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। बहुत जबरदस्त सर एजुकेशन दे जाते हैं, और ऐसे ही दे जाते हैं कि जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे सकते, और वो बात यहाँ बिल्कुल बैठ जाती है। अब हम चलेंगे अजय पाल सर के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू वीना जी। तो एक बार देखिए, एजुकेशन भी लाजवाब थी आज, और वर्कआउट भी लाजवाब था आज, हमारी एमसीडीटी भी लाजवाब है। तो बहुत ही बढ़िया सेशन था। टोटल ओवरऑल करें तो सुपर था, बहुत ही बढ़िया। वर्कआउट की बात करूं निशा जी, आपके पोज परफेक्ट रहते हैं। एक जो स्पीड होती है बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं, ना ज्यादा होती है ना कम होती है, तो एक परफेक्टनेस जो दिखती है एक वर्कआउट कोच की, वो बिल्कुल परफेक्टनेस आपकी है। और जब सामने आप एक्सरसाइज करते हो तो ये दिखता है कि वाकई हर पर्सन का मन करता है, चाहे कोई किसी भी एज ग्रुप का हो, कि हाँ ये एक्सरसाइज हो रही है। अट्रैक्ट करती है एक्सरसाइज।
करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो भी दिखती है, बहुत ही जबरदस्त। पर्सनली जो है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक्सरसाइज करते हो सामने। दूसरी बात, एमसी ड्यूटी की बात चल रही थी। देखिए एमसी ड्यूटी सबका अपना अपना अंदाज होता है, अपना तरीका होता है। वीना जी आप बिल्कुल बहुत बढ़िया करते हैं, जो भी ड्यूटी आपको दी जाती है फर्स्ट क्लास आप निभाते हैं उसको। और आप चीजों को बीच में ऐड करते रहते हैं, नई नई कोई जो है कि टिप्स आप ऐड करते रहते हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखा भी जाती है। तो आपकी एमसी ड्यूटी भी हमें एजुकेशन देती है। और अमित के लिए तो देखिए हम अगर खड़े होकर क्लैपिंग करें तब भी कम है, बहुत ही जबरदस्त आज की एजुकेशन थी। और देखिए सारी जो पॉइंट बताए हैं, हम क्या करते हैं सिर्फ वजन के पीछे लगे रहते हैं कि वजन कम करना है, मुझे मेरा वजन कम हो जाए बस। लेकिन वजन कम करने के अलावा जो चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजन तो आप कहीं से भी कम कर लोगे, कैसे भी करके कम कर लोगे, लेकिन आप चीजों को जब तक बुनियादी चीजें हैं उनको नहीं समझ पाओगे तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। और मेंटली स्ट्रांग जब तक नहीं होगे आप तब तक किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जो हैक्स बताए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी हेल्थ को भी अचीव करना चाहते हैं तब भी आप इन चीजों को अगर अप्लाई करोगे तो ही आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट किसी किसी के क्यों नहीं आते, उनके पीछे का रीजन ही ये है, जो इन चीजों को नहीं समझता उनका रिजल्ट नहीं आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये सिर्फ न्यूट्रिशन लेने से, आपको एक्सरसाइज करने से रिजल्ट नहीं आएगा। आ जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि आप चीजों को सीखते नहीं हो, आपको मैनेजमेंट नहीं आता, आपको जो है कि समय की मैनेजमेंट का नहीं पता, आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है कि अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप चीजों को मैनेज करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप उसको परमानेंट नहीं कर सकते किसी चीज। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट थे। पर्सनली जिसने सुने हैं, आप अगर उनको सोचोगे और इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में तो बहुत ही जबरदस्त बदलाव आप महसूस करोगे। ये वीना जी कह रहे थे बिल्कुल कि जो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, ये सच्चाई है। स्ट्रेस हम यहीं से क्रिएट करते हैं और फिर यहीं लेके घूमते रहते हैं, और यहीं से हम उसको डिजोल्व भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ईएमआई की बहुत बढ़िया छोटा सा एग्जांपल अमित ने दिया था कि ईएमआई भरना है, सबको टेंशन रहती है यार ईएमआई जाएगी, पैसे का अरेंजमेंट। लेकिन अगर हम उसको मैनेज कर ले पहले से ही कि भाई मेरी इतने तारीख को ईएमआई आनी है और उसके लिए मैं इस पैसे को वहां से सेट करके चलूं, तो वो स्ट्रेस मैनेज हो गया, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगी उसकी। लेकिन जब हम ईएमआई की 5 तारीख आ जाती है और उससे पहले हम देखते ही नहीं अकाउंट में पैसे है कि नहीं, है धड़ाधड़ फिजूल खर्ची करी जाती है, फिर लास्ट में जब 5 तारीख को माइनस में चला जाता है बैलेंस की ईएमआई कट गई, पैसा था ही नहीं, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कि अपनी हेल्थ को आपने सबसे सर्वोपरि रखोगे तो आप एक बहुत बड़ा बदलाव हर चीज में महसूस करोगे। देखिए पैसा कमाने की लेके सबको स्ट्रेस रहती है, हर पर्सन जिसके पास जितना भी है वो चाहता है कि और हो, और इस चीज को लेके हर आदमी स्ट्रेस में रहता है। चाहे अंबानी जी है, चाहे कोई भी है, जिसके पास कितना भी है उनको भी स्ट्रेस है कि ये कैसे बढ़े। लेकिन जिसने अपनी हेल्थ को आगे रख लिया उससे, उसको स्ट्रेस रहेगी ही नहीं इस चीज। उसको ये पता है कि ये जो पैसा है ये मेरी, अगर हेल्थ ठीक है तो ये पैसा है, अगर मेरी हेल्थ खराब होगी तो यही पैसा इस हेल्थ को ठीक करने में चला जाएगा। कल मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात कही थी कि लोग मानते नहीं है इस चीज को, बस पैसे के पीछे लगे थे। उनकी सोच ये होती कि यही उम्र है कमाने की, कुछ कर लेते हैं। और जब 40 30 40 साल की एज होती है तब तक वो खूब मेहनत करके, खूब जो है कि परिश्रम करके 50 साल तक वो 1 2 करोड़ रुपए या 10 20 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद की स्टोरी स्टार्ट होती है असली, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। 50 साल के बाद पता लगता है बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, और सारी समस्याएं आ गई, फिर डॉक्टर के जाना शुरू होता है। फिर डॉक्टर धीरे धीरे कहता है कि अब तो स्टंट डलेगा, अब तो बाईपास सर्जरी होगी, अब तो आपको ये करना होगा। फिर वो जो पैसा हमने कमाया है, हम ये कोशिश करते हैं कि यार 2 4 महीने की जिंदगी हमें अच्छी सी मिल जाए। ज्यादा तो नहीं मिलती, 2 4 महीने की बात कर रहा हूं मैं, कि एक 4 महीने की लाइफ वापिस लाने के लिए अच्छी लाइफ, और हम वो सारा पैसा डॉक्टर को दे आते हैं। और वो हल हेल्थ जो है कि पहले जैसी नहीं आ सकती। आप कितना ही बाईपास सर्जरी करा ले, आप कितना ही कुछ करा ले, कितना ही पैसा दे दें आप, चाहे अपना सारा सारा का सारा बैंक बैलेंस वहां दे दो कि मेरे को पहले जैसी जिंदगी, जब मैं बिल्कुल फिट था, वो जिंदगी मुझे 1 महीने के लिए दे दो, वो आपको 1 सेकंड के लिए भी नहीं दे सकते। तब समझ में आता है कि असली कमाई क्या है। और जिसने इस चीज को रख लिया, अपनी हेल्थ को जिसने आगे रख लिया, वो कभी भी इस चीज का स्ट्रेस लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है शरीर ठीक है तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हेल्थ के ऊपर फोकस करना, ये पहली सीढ़ी इसलिए कहा जाता है इसको,
क्योंकि बाकी चीजें तो अंदरूनी होती है, ये चीज ऐसी है जो हमें सामने दिखती है। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, हमारी प्लानिंग होगी, सब कुछ है, वो एक इंटरनल चीज है। लेकिन हेल्थ एक ऐसा जो है कि हमारा टारगेट होता है जो हमें दिखता है, लोग भी देखते हैं, खुद को भी दिखता है। जब आप देखोगे कि आप कहीं जा रहे हो और आप बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल अपने अपना काम औरों से एक्स्ट्रा कर पा रहे हो, तब आपको पता चलता है कि फिटनेस क्या होती है। जैसे अमित उस दिन बता रहे थे कि हम पहाड़ों में गए थे, तो वहाँ संदीप जी भी साथ थे। हालांकि वो नेपाल के रहने वाले हैं, वो रात दिन पहाड़ों में ही रहते हैं, उनका रोज का काम है ये। लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि जब अमित पहाड़ों पे चल रहा था तो मेरे से जो है कि 50 मीटर आगे चल रहा था। तो यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ दिखती है। तो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको भी मैंने हम शुरुआत वहीं से करेंगे, उसके बाद चीजों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे, बहुत ही जबरदस्त फिटनेस को एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक था अमित, मजा आ गया सुन के। और जो थोड़ी बहुत स्ट्रेस किसी को होगी वो भी मैं कहता हूँ फिलहाल के लिए तो रिलीज होगी होगी, दोबारा से अगर कोई क्रिएट कर लेता है तो बात अलग है, लेकिन एक बार तो दिमाग से निकल गई है। और आपने सत्यार्थ प्रकाश को जो ऐड किया है, बिल्कुल अच्छी चीजें हैं उसके अंदर। हर पॉइंट को बिल्कुल खोल के बताया गया है कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं ऐसे ही, लेकिन उसकी सच्चाई का हमें पता ही नहीं होता। तो उसमें आप उसको पढ़ोगे, हर एक शब्द के अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, और वो आपके जीवन से संबंधित है। वो ऐसी नहीं कोई बनावटी बातें कुछ भी। हर पॉइंट, हर, मैं कहता हूँ एक एक वर्ड उसका जो है कि हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और सत्यार्थ प्रकाश को जो पढ़ने लग जाता है वो उसको 20 बार 100 बार भी पढ़ेगा तब भी उसको कुछ नई चीज मिलेगी। उस बुक की, उस जो, मैं तो बुक क्या कहता हूँ, वो एक हमारा समझो कि जिंदगी का सार है। उसको जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसके अंदर, आपके दिमाग में खुद ही उपजेगा, खुद ही क्रिएट होगा। तो आप इसको एक एक पेज, आधा पेज, एक लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। एक लाइन को पढ़ो, उसका मीनिंग समझो, अपने दिमाग लगाओ उसके अंदर। जो बुक है उसके अंदर डिटेल लिखी भी हुई है, लेकिन देखिए उस डिटेल को लिखने का अनुवाद जिन्होंने कर रखा है वो अपना अपना अलग अलग हो सकता है। स्वामी जी ने जो लिखी थी संस्कृत भाषा में उन्होंने लिख दिया, उसके बाद उसको आगे व्याख्या जिसने की है वो अपने लेखक जो हैं उनकी अलग अलग हो सकती है। आप अपनी अलग सोच रख सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपकी जीवन से जुड़ी हुई सच्चाइयां हैं, और आप उनको सीखोगे समझोगे तो आप लाइफ में कभी स्ट्रेस में रहोगे ही नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मजा आया आज का सेशन, शुरू से लेकर लास्ट तक लाजवाब था। तो इवनिंग सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।